दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के हम देखते हैं 2 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र के संदर्भ में यह डिसीजन लिया गया कि मई के आखिरी सप्ताह में चुनाव कराए जाएंगे। तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे सीएम तभी बनने रह पाएंगे जब यह विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य चुन लिए जाते हैं, क्योंकि 6 माह इनको पूरा होने वाला है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि वो चुनाव कराने की स्थिति में हैं। तो हमारे लिए एक घटना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर हम रिपीट करते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाता है। तो आज के हम वीडियो में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना या गठन 25 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में इसका गठन किया जाता। अगर हम संविधान में क्या प्रोविज़न किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, अगर उसको देखते हैं तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के 29 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा की गई है। अगर संवैधानिक परिस्थिति को देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या अधिकार होंगे, क्या उसकी शक्तियाँ होंगी, ये सब का अगर देखा जाए तो भाग पूछा जाए तो भाग आप जैसा कि जानते हो हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। वर्तमान समय में उन्हीं में से एक भाग है 15। तो भाग 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन तथा अधिकार एवं शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच है। 329 के बीच है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ये हमने क्या बताया कि 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। तब इसमें केवल एक सदस्य होते थे, उन्हीं को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता। लेकिन 1989 में इसमें परिवर्तन किया गया और 1989 में 1+2 यानी ये 3 सदस्यीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया, जिनमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को शामिल किया गया। लेकिन 1990 में चलकर यह व्यवस्था 1 साल के लिए केवल लागू हो पाई। 1990 में फिर से वही एक सदस्यीय व्यवस्था लागू कर दी गई और फिर परिवर्तन किया गया, और ये परिवर्तन अगला 1993 से लेकर अब तक या 3 सदस्यीय 3 मेंबर बॉडी या निकाय के रूप में स्थापित है। तो वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में 3 इसमें मेंबर होते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा भी है 3 सदस्यीय संस्था है, यानी 1+2 एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो ये क्या है, 3 सदस्यीय संस्था है, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। अगर वर्तमान निर्वाचन आयुक्त में यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देखें तो सुनील अरोड़ा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, जबकि इन्हीं के 2 अन्य सहयोगी हैं जिन्हें निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता। इनमें एक नाम आपका अशोक लवासा का है और दूसरा सुशील चंद्रा का है।
तो सुशील चंद्रा का ध्यान रखिएगा। सुनील अरोरा, तो ये आ से समाप्त हो रहा, ये आ से शुरू हो रहा, यानी फिर आपका 2 सा वाले नाम है। तो ऐसे कोई आप लॉजिक कोड लगा सकते हो कि एग्जाम के लिए आपका याद रहे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा हैं, जबकि अन्य 2 में कौन है, आपका अशोक लवासा व सुशील चंद्रा को बनाया गया है। अब हम बात करें कि ये जब 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया, तो उस समय इसके प्रथम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो प्रथम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे। तो प्रथम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो सुकुमार सेन थे। कौन थे प्रथम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सुकुमार सेन थे। अब आगे हम देख लेते हैं, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी 3 मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और इन्हें हटाया भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जाया जाएगा, किंतु उसके लिए यानी क्या किया जाएगा, एक उसी प्रक्रिया से, उसी मैनर से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, लोकसभा आवलिक राज्यसभा से प्रस्ताव कोई पारित होना चाहिए। अगर उपस्थित हुआ मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो यह आपका विधेयक हटाने वाला किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी शैली, वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। बस मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी क्या है, उसको यानी मुख्य, चूँकि वो कोई भी आपका डिसीजन लेना होता है, तो उसमें कोई भी आपका संस्था होती है निर्वाचन आयुक्त से संबंधित, तो उसकी अध्यक्षता करता है, तो इसीलिए उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता। अगर कार्यकाल की हम बात करें तो इनका कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए उसके अनुसार कंसीडर किया जाता है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो उसके अनुसार कंसीडर किया जाता है। अब हम अगर कार्यों की बात कर लें तो कार्य कौन कौन से काम इसके द्वारा, निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किए जाते, तो पहला, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, कब कहाँ चुनाव आयोजित किया जाना है, इसके संबंध में जो एडवाइजरी जारी करता है वो निर्वाचन आयोग भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो चुनाव तिथियों का निर्धारण भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता। फिर जब चुनाव होते हैं तो उसके विभिन्न, पूरे भारत को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता। तो कौन निर्वाचन क्षेत्र, कितना भूभाग उसमें शामिल होगा, कितनी जनसंख्या शामिल होगी, इसी का डिमार्केशन या सीमांकन किया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी या सीमांकन किसके द्वारा किया जाता, तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और पहला जो परिसीमन आयोग बना था 1952 में भारत का पहला परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, तो मतदाता सूची क्या किया जाता, तैयार किया जाता। उसके बाद राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण भी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता। अब हम बात कर लेते हैं कि निर्वाचन जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक किसका निर्वाचन कराता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। अनुच्छेद आप देखते हो आपकी 54-55, आर्टिकल 54-55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके अलावा और किसका निर्वाचन होता है, तो इसके द्वारा
यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है, लोकसभा का निर्वाचन कराया जाता, राज्यसभा का निर्वाचन कराया जाता, इसके अलावा विधानसभा का निर्वाचन कराया जाता है, इसके अलावा विधान परिषद का निर्वाचन कराया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको ध्यान रखने जितने लिखे हैं, यानी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों की विधान परिषदों का निर्वाचन कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नगर निगम यानी और ग्राम पंचायत या पंचायतों का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, बल्कि उसके लिए राज्यों में, प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता, उसके द्वारा निर्वाचन कराया जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान, ये आपका रखने योग्य बातें हैं। अगला अब हम बात करें तो इसके अलावा यह राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, तो किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है और किसी दल को क्या करता है, और राज्य स्तरीय दल और उनके लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन भी इसी के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय दल के लिए क्या क्या मानक हैं, कोई नेशनल पार्टी कब कहलाएगी, नेशनल पार्टी कब कहलाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ध्यान से समझने योग्य बातें हैं। आप राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी के लिए कब एलिजिबल हैं, तो पहली कंडीशन क्या है कि लोकसभा या विधानसभा में, लोकसभा या विधानसभा में वैध मत का, जितने भी वैलिड मत हैं, वैलिड मत का अगर 6% मत आप प्राप्त करते हो, और किसी एक राज्य, कोई भी मान लो यूपी हो गया तो यूपी का सिंगल राज्य, या एक से अधिक राज्य, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि में मिला लो, एक से अधिक राज्य हो गए। लोकसभा की अगर 4 सीटें जीतते हो, 4 सीटें जीतते हो, तो ये क्राइटेरिया पहला है कि आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा या फिर विधानसभा में, विधानसभा के चुनाव में 4 या इससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त कोई पार्टी करती है। इसके साथ ही वह किसी राज्य में, साथ है इसके अलावा ये अगला जो बता रहे हैं, किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें प्राप्त करती है। कितनी सीटें? 4 सीटें प्राप्त करती है। तो जैसे मान लो कोई ए पार्टी है, ए पार्टी ने यूपी में लोकसभा या राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूपी, अगला हम मान लेते हैं बिहार था, एमपी था, अगला एक और मान लेते हैं उत्तराखंड। ये 4 राज्य कम से कम हो गए। अगर ये 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव में हो, इनमें जितने भी वैलिड मत डाले गए हैं उसका ये 6% प्राप्त करे, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, इसी में कंडीशन क्या हो गई, किसी एक राज्य में, मान लो यूपी हो सकता है या एक से अधिक राज्य हो सकते हैं, यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अब कहा गया सीटें, और ये सीटें कितनी प्राप्त होनी चाहिए, कम से कम 4 सीटें इसे प्राप्त होना चाहिए। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया कि लोकसभा या विधानसभा में जो कम से कम 4 राज्य या उससे अधिक में डाले गए वैध मतों का 6% तथा इसके साथ ही वह एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त करता है, तो वह नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल होगा। अगली कंडीशन क्या कहा गया, कंडीशन कहा गया कि कोई ये पार्टी है, तो ये पार्टी के द्वारा 3 विभिन्न राज्यों में, एक राज्य नहीं, 3 विभिन्न राज्यों में, मान लेते हैं आपका यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद एमपी, ये 3 विभिन्न राज्य हैं। इनमें लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो ये लोकसभा के चुनाव में कितने 2% सीटें, यहाँ वोट नहीं है, 2% सीटें अगर कोई आपका पार्टी प्राप्त करती है, तो वह भी नेशनल पार्टी के लिए
एलिजिबल है। तो दूसरी कंडीशन हो गई कि किसी भी 3 विभिन्न राज्यों में अगर 2% सीटें कोई पार्टी लोकसभा के चुनाव में प्राप्त करती है तो वह नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल है। और तीसरी कंडीशन है कि वह पार्टी पहले से कम से कम 4 राज्यों में उसे स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन या दर्जा प्राप्त हो चुका हो। अब एक बार फिर से कि आपका क्लियर हो गया होगा, समराइज करते हैं। पहला, कोई नेशनल पार्टी कब बनेगी? तो पहली कंडीशन हमने कहा कि वह लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% तथा इसके साथ ही वह किसी एक राज्य या अन्य एक से अधिक राज्यों में वह लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें प्राप्त करती है तो वह नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल है। दूसरी कंडीशन हमने कहा कि लोकसभा चुनाव में वह कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें प्राप्त करती है, तब भी नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल है। तीसरी कंडीशन हमने कहा कि वह कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन ऑलरेडी प्राप्त कर लिया हो। आगे देख लेते हैं फिर स्टेट पार्टी के लिए कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो स्टेट पार्टी के लिए ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन है वह विधानसभा का में डाले गए वैध मतों का 6%, साथ ही अतिरिक्त 2 सीटें अगर ये जीतती है तो पहली टर्म्स कंडीशन फुलफिल करने के बाद उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो विधानसभा में डाले गए वैध मतों का 6% और साथ ही उस विधानसभा से वह 2 सीटें प्राप्त करती है। दूसरी कंडीशन, वह लोकसभा में डाले गए वैध मतों का कितना 6% और प्लस 1 सीट प्राप्त करती है तब भी वो क्या है, एलिजिबल है। और तीसरा, वह विधानसभा के कुल सीट का कितना, तो हम यहाँ ध्यान दीजिएगा 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो। विधानसभा के कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो अधिक होगा अगर वो प्राप्त करती है तो उसे स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन या उसे दर्जा दिया जा सकता है। तो पहला एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता। तो हमने पहला कहा कि वह विधानसभा में डाले गए वैध मतों का 6%, साथ ही 2 सीटें अगर प्राप्त करती है तो वह स्टेट पार्टी के लिए एलिजिबल है। दूसरी कंडीशन कहा लोकसभा में डाले गए वैध मतों का 6%, साथ ही 1 सीट प्राप्त करती है तब एलिजिबल है। और तीसरा कहा कि वह विधानसभा के कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, यहाँ 3% कुल सीटों का 3% या कम से कम उस संख्या में आप काउंट परसेंट में 3% और संख्या में देखोगे तो 3 सीटें जो भी अधिक हो अगर ये प्राप्त करता है दल तो वह स्टेट पार्टी के लिए क्या है, एलिजिबल है। अब हम निर्वाचन आयुक्त की बात किए हैं तो निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन जो आयोग है भारत का या एक अर्ध न्यायिक निकाय है, तो इसके हम कार्यों को देख लेते हैं। अर्ध न्यायिक जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ इसके पास सिविल पावर का मतलब हुआ कि वह किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी समय समन जारी कर सकता है, बुला सकता है। भारत के किसी भी विभाग या मंत्रालय से कोई भी फाइल वो मंगा सकता है, जांच पड़ताल करने की इसके पास पावर है, तो इसी को सिविल पावर कहा जाता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हमारा यहाँ 2 आर्टिकल की ध्यान रखना। एक आपका आर्टिकल है कौन, 103। आर्टिकल 103 में क्या बात की गई है, इसमें संसद के सदस्यों की
अयोग्यता के बारे में बात की गई और कहा गया ये संसद के सदस्य की अयोग्यता अगर देखना है तो अयोग्यता कौन देखता है, कौन तय करता, तो प्रेसिडेंट। तो इसी आर्टिकल में कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा उस संसद के सदस्यों की अयोग्यता तय करते समय वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श कर सकता है। और यही सेम व्यवस्था राज्यों के स्तर पे जाओगे तो अब ध्यान रखिएगा, पीछे भी बताए थे 103 है तो 103 को आपको इससे 11 घटा देना है। तो 111 घटाओगे तो कितना बचेगा, 192 और ये 192 में क्या कहा गया, तो अब बिल्कुल याद आपका हो जाएगा। 192 में बोला गया कि जो राज्य स्तर पे राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, उससे जो राज्य का इलेक्शन कमीशन होगा वह विधानसभा के जो एमएलए होंगे उनके संबंध में कोई भी अयोग्यता के संबंध में वह भी पूछ सकता है, कोई भी परामर्श ले सकता है। अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अन्य कार्य इसके द्वारा कौन कौन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को लागू करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से निर्वाचन कराया जा सके और एक पारदर्शिता बनी रहे, चुनाव में धन बल इत्यादि का प्रयोग न किया जा सके। और ये पहली बार जो आचार संहिता को प्रयोग किया गया था, ये 5वां इलेक्शन हो रहा था 1971 में, यानी कि चुनाव में जो 5वां था, पहली बार आचार संहिता को लागू किया गया था। कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में है या बाहर से आपका धन बल का प्रयोग करना चाहता है, तो चूंकि सभी राजनीतिक दलों के बीच एक समानता बनी रहे, तो इसके लिए वह आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार कराने के लिए सबको बराबर बराबर की भागीदारी उसमें देता है, की अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा वह व्यय की राशि जो एमपी हैं वह एमएलए हैं, एमपी और एमएलए के व्यय की राशि को भी फिक्स करता है, ताकि बहुत ज़्यादा यानी पैसा पानी की तरह व्यय न किया जा सके। और आपका एमपी जो होते हैं लोकसभा, तो यहाँ 2 कैटेगरी बांटी गई। कौन कौन कैटेगरी है, अगर लोकसभा में बात किया जाए तो बिगर स्टेट है, जो बड़े राज्य है, बड़े राज्यों के मामले में यह कहा गया कि वह 70 लाख रुपये क्या कर सकते हैं, यानी लोकसभा के चुनाव में खर्च कर सकते हैं, 70 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। जबकि जो छोटे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके संदर्भ में कहा गया वो 50 लाख रुपये खर्चा कर सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये अपवाद रखा गया, 70 लाख रुपये वहाँ के एमपी अपने चुनाव प्रचार के लिए खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा एमएलए की बात करें तो जो बड़े राज्य हैं, जो बड़े राज्यों में 28 लाख रुपये की बात कही गई, 28 लाख रुपये खर्चा कर सकते। जबकि छोटे राज्यों में ये बात क्या बोली गई, तो यहाँ कहा गया, और विधान जो केंद्र शासित प्रदेशों हैं वो कहा गया कि वो 20 लाख रुपये यानी क्या चुनाव प्रचार में खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अगला देख लेते हैं कि मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी देता है, जो मतदाता हैं उनको ट्रेनिंग भी देता है। इसके अलावा चुनाव याचिकाओं को सरकार को आवश्यक परामर्श भी देता है। चुनाव याचिकाओं पर अगर कोई चुनाव याचिका आती है और उस पर सरकार के द्वारा परामर्श मांगा जाता है, तो परामर्श भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन इसमें वोटिंग कर सकता है। तो इसमें कौन वोटिंग कर सकता, तो ध्यान दीजिएगा, जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। पहले 21 साल हुआ करती थी और इसे 61वें संविधान संशोधन, जितना बता रहे हैं ध्यान सुनते रहिए, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 61 संविधान संशोधन के द्वारा इस एज को घटा करके 18 साल किया गया। भारत का कोई भी नागरिक जिसके पास मतदाता पहचान पत्र है और 18 साल से अधिक का उम्र है उसकी पूरी कर ली है, तो वह भारत में मतदान
करने का अधिकार रखता है। तो वोट मतदान करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आईएएस में, तो यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। मतदान करने का अधिकार एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। अब कुछ अन्य पहल की बात कर लेते हैं कि यानी एक आपका होता है आपका ईवीएम को क्या कहा जाता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और एक होता बैलेट पेपर के माध्यम से आज भी चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होता है, जो कि पीछे आपका डिस्कस हो चुका है। तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चूँकि जल्दी से काउंटिंग हो जाती, तो इसी का प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो 1982 का केरल विधानसभा का चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा चूँकि पारदर्शिता आए, निर्वाचन आयोग पर कोई प्रश्न न उठाया जा सके, तो इसके लिए एक और प्रयोग किया, उसी को वीवीपैट के नाम से जाना जाता है। वीवीपैट के नाम से जाना जाता। तो ये आपका पहली बार वीवीपैट का प्रयोग कब हुआ था, तो ये पहली बार वीवीपैट का प्रयोग 2013 के उपचुनाव हो रहे थे, तो नागालैंड का एक आपका विधान आपका उपचुनाव है के अंतर्गत एक आपका निर्वाचन क्षेत्र है, उसी को नोकसेन के नाम से जाना जाता। तो पहली बार नागालैंड के नोकसेन विधान निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार किसका वीवीपैट का प्रयोग किया गया। इसके बाद एक और पहल की गई, चूंकि सबको रिजेक्ट करने के अधिकार के अंतर्गत एक ऑप्शन लाया गया, नोटा नन ऑफ द एबव, और नोटा को कब से लागू किया गया, तो 2014 के लोकसभा चुनाव से नोटा को भी लागू किया गया है। अगर जो दिए गए कैंडिडेट आपके सामने हैं उनमें किसी को आपको पसंद नहीं है, आपके हिसाब से वो अच्छा काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप नोटा के अंतर्गत क्या आप वोट अपना दे सकते हैं। लेकिन तब भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वोट अगर मान लो नोटा को प्राप्त हुए, तब भी नोटा यानी चुनाव रद्द नहीं होगा, बल्कि नोटा के बाद कंसीडर किया जाएगा सबसे ज़्यादा किसको वोट मिले हैं वही विजयी होगा। तो आप कहोगे कि इसका फिर फायदा क्या है, क्योंकि इसका नैतिक दबाव, प्रेशर आपका जो कैंडिडेट है उस पर आ जाता है, तो इसका जो मोरल इफेक्ट है वो काफ़ी काम करता है। अब हम कुछ आर्टिकल की बात किए हैं, तो यहाँ आर्टिकल की एक के बाद एक देख लेते हैं, यानी 324 से लेकर के 329 के बीच। तो आपको जिस सीरियल से बता रहे हैं ऐसे आर्टिकल ध्यान में रखना। तो पहला आर्टिकल 324 यानी 324, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, और इसी को क्या कहा गया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा यही क्या करेगा, चुनाव से संबंधित जो भी है सुपरिंटेंडेंस है, यानी जिसका अधीक्षण करना, उसके बाद डायरेक्शन दिशा निर्देश देना, उसके बाद आपका कंट्रोल नियंत्रण स्थापित करना, ये किसके द्वारा किया जाएगा, यानी इसी को आप याद कर सकते हो। तो ये आपका SDC सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप कुछ भी बना लो, SDC। तो SDC सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल का काम निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित कौन करेगा, तो हमने कहा ये 324 में कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। 325 की बात कर लेते हैं। तो 325 में क्या बोला गया, 325 में कहा गया कि जो भारत में किसी भी व्यक्ति को किसके आधार पे, RRSC
RRSC रिलीजन, रेस, उसका धर्म क्या है, उसकी रेस काला है या गोरा है, उसकी रेस क्या है, उसके बाद सेक्स मेल है या फीमेल, अगला आपका कास्ट, उसकी जाति। ये बिल्कुल क्लियर कट, इतने 4 आधार हैं इसमें, 4 के अलावा अन्य किसी आधार को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसीलिए आपको इंग्लिश के वर्ड से याद रखना RRSC। तो RR का मतलब हुआ रिलीजन, रेस, सेक्स अथवा कास्ट के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में बात कही गई? ये 325 में यह बात की गई है। अगला 326 देख लेते हैं। तो 326 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया जो लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का होगा, ये चुनाव प्रत्यक्ष होगा और यहाँ पर एडल्ट सफ्रेज को अपनाया जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को, वयस्क मताधिकार को अपनाया जाएगा। वयस्क मताधिकार का मतलब हुआ, अभी पीछे हमने बताया कि अगर 18 साल की आयु आप पूरा कर लेते हैं तो आपको चुनाव में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। तो इसी को एडल्ट सफ्रेज या वयस्क मताधिकार कहा जाता। तो लोकसभा व राज्यों के विधानसभाओं में क्या किया गया, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन और वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया को अपनाया गया है और ये बात आर्टिकल 326 में की गई है। अगला देख लेते हैं आर्टिकल 327 और 328, एक साथ याद रखना। 327 में क्या बोला गया और 328 में क्या कहा गया? पहले तो ऊपर क्या है इसका, यानी सब पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट केंद्र से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। अगर निर्वाचन से संबंधित विषयों पर कोई भी परिवर्तन लाना है और वह जो केंद्र के स्तर पे है तो उसमें परिवर्तन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। लेकिन राज्यों के स्तर पे यही जो राज्य विधायिका होगी उसको कोई भी निर्वाचन से संबंधित परिवर्तन करने का अधिकार 328 के अंतर्गत राज्यों की विधायिका को है, राज्यों की विधायिका को है। तो 327 में कहा गया अगर केंद्र से संबंधित कोई विषय है और निर्वाचन से संबंधित है, उसमें कोई परिवर्तन लाना है तो यह परिवर्तन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। जबकि 328 में कहा गया राज्यों से संबंधित कोई भी विषय है तो राज्य विधायिका को यह पावर है कि वह निर्वाचन से संबंधित कोई भी परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा 329 की बात कर लेते तो 329 में क्या कहा गया? 329 में कहा गया कि निर्वाचन से संबंधित मामलों में कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये आपके सारे आर्टिकल हो गए 324, 25, 26, 27 और 28। तो 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, उसको सुप्रिंटेंडेंट, उसको आपका कंट्रोल डायरेक्शन का पावर होगा। फिर 325 में हमने कहा RRSC यानी कोई भी किस आधार पे, तो रिलीजन, रेस, सेक्स एवं कास्ट के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अगला 326 में हमने कहा, 326 में क्या कहा? तो विधानसभा व लोकसभा का जो चुनाव होगा वो एडल्ट सफ्रेज वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। फिर हमने 326 के बाद 327 और 28 का कहा निर्वाचन संबंधी कोई परिवर्तन लाना है तो केंद्र स्तर पे कौन करेगा? तो केंद्र स्तर पे पार्लियामेंट करेगी और राज्यों के स्तर पे या राज्य विधायिका करेगी। तो 327 हुआ। 28 में इसका प्रोविजन किया गया। 329 में क्या बोला गया? तो 329 में कहा गया कि चुनाव संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो इसमें कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अगला हम देख लेते हैं ओपन बजट सर्वे अभी हुआ। तो ये इंटरनेशनल बजट
पार्टनरशिप के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें 117 देशों को शामिल किया गया था और इसमें 0 से लेकर 100 संकेतक इंडिकेटर्स के रूप में मानक स्केल का प्रयोग किया गया। और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी मिली है? भारत की रैंकिंग 53 प्राप्त हुई, जिसके आधार पर भारत ने इसका विरोध भी जताया है। अभी जीआई टैग को लेकर अगली न्यूज़ थी। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किए गए, तो इसमें कई 3 को प्रदान किए गए। और आज द हिंदू में फिर से न्यूज़ थी, जो कश्मीर सैफरन है, कश्मीर सैफरन को भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। तो ये 4 अभी हाल ही के हो गए, तो इस समय ध्यान रखिएगा। तो पहला जीआई टैग जो दिया गया, तो आपका पहला नहीं, आपका जो दिया गया ब्लैक राइस ये है और मणिपुर में यह उगाया जाता। चूँकि इसका काला कलर होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता? ब्लैक राइस के नाम से जाना जाता। इसका एक अन्य नाम है, इसी को चाक हाओ के नाम से भी मणिपुर में जाना जाता है। ये काला कलर होता क्यों है? तो इसमें एक एजेंट होता, कारक होता है एंथोसाइएनिन एजेंट के कारण इसका कलर ब्लैक होता। तो पूछा जा सकता, ब्लैक राइस को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया। एक किस राज्य में इसका प्रोडक्शन किया जाता? तो यह मणिपुर में किया जाता। मणिपुर में इसे चाक हाओ के नाम से जाना जाता और इसका कलर जो ब्लैक होता है एंथोसाइएनिन के एजेंट के कारण होता है। अगला हम देख लेते हैं कोविल पट्टी कादालाई मिठाई। कोविल पट्टी कादालाई मिठाई ये तमिलनाडु में यानी इसका प्रोडक्शन या बनाई जाती है, तो इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोविल पट्टी कादालाई मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये कहाँ किया है? तो तमिलनाडु किया है। इसके अलावा यूपी के गोरखपुर में टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते, तो उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और अभी आज की न्यूज में थी, यानी किसको? द हिंदू में सैफरन, कश्मीर सैफरन को भी जो करेवा यानी कश्मीर में एक मिट्टी करेवा है, जो आपका किसके लिए? सैफरन की खेती के लिए जानी जाती है। तो वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यानी प्रोडक्शन होता, तो उसको भी जीआई टैग कश्मीर सैफरन को भी दे दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग या इसी को भौगोलिक संकेतक या इसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या इसी को भौगोलिक संकेतक कहा जाता। या मान लो कोई रीजन है, क्षेत्र विशेष में एग्रीकल्चर हो सकता, यानी कृषिगत हो सकता, प्राकृतिक हो सकता, मानव निर्मित हो सकता हो, यानी क्या किया जाता? इसमें वस्तु का उत्पादन क्षेत्र यानी विशेष में किया जाता है, या औद्योगिक रूप से भी विनिर्मित कोई उत्पाद हो सकता। तो क्षेत्र विशेष के लिए जहाँ पर वो प्रोडक्शन कई सदियों से होता चला आया और वह क्षेत्र उसी के लिए जाना जाता, तो उसी को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान कर दिया जाता है। और एक बार ये प्रदान कर दिया गया, तो इसका कोई दूसरा व्यक्ति इसका एक जो संकेतक होगा वो प्रयोग नहीं कर सकता, और ये 10 साल तक वैलिड होता है। जीआई टैग कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए वैलिड होता है। और या इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेरिस कन्वेंशन भी आयोजित किया गया, पेरिस कन्वेंशन भी हुआ, और जिसके अंतर्गत ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी अपनाया गया है। तो ट्रिप्स के अंतर्गत पेरिस कन्वेंशन हुआ था, जिसमें जीआई टैग को मान्यता प्रदान की गई है। तो पेरिस कन्वेंशन भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जो ट्रिप्स है, ये किससे? WIPO से संबंधित है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसका गठन 1967 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स अब समझ चुके होंगे कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा है। आगे देख लेते हैं, भारत में क्या व्यवस्था है, क्या कोई अधिनियम है जिसमें जीआई टैग प्रदान किया जाता? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999।
जब भी जीआई टैग प्रदान किया जाएगा तो इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया जाता जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। उसके बाद आपका आरपी यानी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 1999 के अंतर्गत प्रदान किया जाता। अब प्रश्न ये है कि फर्स्ट प्रोडक्ट्स क्या है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो दार्जिलिंग टी को 2004-05 में जीआई टैग प्रदान किया गया था और एक पहला प्रोडक्ट था। अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया गया और ये 1 मई 2020 को मनाया गया है और इसी को मई दिवस के रूप में या इसी को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता। इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हुआ क्या था, 4 मई 1886 में हेम मार्केट अफेयर या हेम मार्केट नरसंहार के नाम से भी ये जाना जाता। तो मजदूर हड़ताल पे शिकागो में बैठ गए और फिर उसमें जो वहाँ की सरकार थी, पूंजीपति थी, उनके द्वारा उन्हें हटाने के लिए यानी हड़ताल से वो यानी इसमें क्या किया गया, हिंसक झड़प हुई जिसमें 7 पुलिसकर्मी और 4 आपके श्रमिक यानी वर्कर्स मारे गए। तो उसी की यादगार में हर साल ये आगे चलकर यानी ये वहाँ पर 1891 से हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत में बात करें, भारत में पहली बार श्रमिक दिवस कब मनाया गया था, तो 1 मई 1923 में एक आपका मद्रास में, जो कि अब चेन्नई है, मद्रास में पहली बार क्या किया गया था, ये मनाया गया था। और इसका किसने मनाया था, तो किसान लेबर पार्टी के जो मुखिया थे सिंगार बेलर के नेतृत्व में पहली बार 1 मई 1923 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का आयोजन किया गया था। अब आपको इस समझ में आ गया होगा। अगला इम्पॉर्टेंट है बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल जारी किया गया। तो ये पूछा जा सकता किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोक सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो इसमें किया क्या जाएगा, जो एमएसपी से संबंधित स्कीम है, अगर आपके अंदर कोई आइडियाज है, आपके अंदर इनोवेटिव थॉट्स हैं या रिसर्च करना चाहते हो, तो आप इसी के माध्यम से यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी इसके अंतर्गत आपको फंडिंग से रिलेटेड और इसके साथ ही अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इस पोर्टल के माध्यम से। तो पोर्टल का नाम है बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल। अब आपको एमएसपी अगर दे दिया, एमएसएमई दे दिया गया एग्जाम में, तो आप नहीं लगाओगे, बैंक देखते ही कुछ और लगा दोगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला करंट में क्या था, हेजबुल्ला जो ये आपका क्या है, ये आपका शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल है जिसकी गठन 1979 में होता क्या है, ईरान की क्रांति होती है। ईरान की क्रांति के बाद 1980 में इसका गठन लेबनान में किया जाता है। अभी हिजबुल्लाह को क्या किया गया, जर्मनी के द्वारा आतंकवादी संगठन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता हाल ही में ऐसा कौन देश है जिसने हिजबुल्लाह को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया, तो अभी जर्मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो करंट में न्यूज में था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे, आतनु चक्रवर्ती ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी है, फाइनल रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कुछ सिफारिशें भी की है, रिकमेंडेशन किया है। इन्होंने क्या कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए और संरचनागत विकास को बूस्ट करने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए 2020 से लेकर 2025 तक
कम से कम कितना 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होगी। तो पहला कहा। दूसरा इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा एनर्जी, रेलवे, रोड, अर्बन प्रोजेक्ट, ये बल्क ऑफ प्रोजेक्ट हैं और ये लगभग 70% टोटल प्रोजेक्ट का ये शेयर करते हैं। तो इस पे विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। एनर्जी, रेलवेज, रोड्स और अर्बन प्रोजेक्ट जो शहरी क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम ये चलते हैं उस पे। फिर अगला इन्होंने कहा केंद्र के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनमें हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। केंद्र की 39 होनी चाहिए, राज्यों की 40% होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी मात्र 21% होनी चाहिए। टोटल करोगे 100 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके अलावा क्या कहा, एग्रेसिव पुश टुवर्ड्स एसेट सेल्स, यानी जो परिसंपत्तियां विक्रय योग्य होती हैं उसको एग्रेसिव पुश यानी आक्रामक पुश, आक्रामक रूप से उसे यानी पुश किया जाना चाहिए ताकि कोई आगे फ्यूचर में नुकसान ज़्यादा न झेला जा सके। अगला कहा अवसंरचनागत जो परिसंपत्तियां होती हैं उसका मोनेटाइजेशन, मुद्रीकरण किया जाना चाहिए, यानी मोनेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट किया जाना चाहिए। अगला इन्होंने ये सिफारिश की है कि अवसंरचनागत परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण होना चाहिए। अगला बताया कि डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना किया जाए, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाना चाहिए। और सबसे लास्ट में म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट को भी क्या किया जाए, मजबूत बनाया जाए। तो इनकी सिफारिशें मेंस व प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट सबसे लास्ट है, म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट को बूस्ट किया जाना चाहिए। अगला देख लेते हैं जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट था, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, उसी का नाम क्या है, यस कार्यक्रम। YA इसका फुल फॉर्म आप देखोगे यस कार्यक्रम का, तो यस कार्यक्रम का क्या है, YASH यस कार्यक्रम में शुरू किया गया है। तो हम देख लेते हैं यस कार्यक्रम क्या है। तो यस का मतलब हुआ ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन, और यस से साइंस एंड हेल्थ। तो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यानी कोविड-19 से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे शुरू किया गया, जिसमें NGO को शामिल किया गया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान को, रिसर्चर्स को, अनुसंधान को, मीडिया इंस्टीट्यूशन, मीडिया संस्थान को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। अगला वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस रिपोर्ट अभी क्या की गई, जारी की गई। तो वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस रिपोर्ट पहला ये पूछ लेगा ये किसके द्वारा ये पेश की गई, रिपोर्ट रिलीज की गई। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुछ बातों की चर्चा की गई। पहला कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से प्रति सप्ताह ऊर्जा में 25% की गिरावट देखी गई। लॉकडाउन की कारण विश्व में प्रति सप्ताह 25% ऊर्जा की गिरावट देखी गई। दूसरा, ऊर्जा मांग में भी 30% की गिरावट आई। अगला 2020 में कोविड-19 के चलते वैश्विक ऊर्जा मांग जो होती थी 2008 से अगर कंपेयर करें, वित्तीय संकट जो 2008 में आया था उसकी तुलना में 7 गुना अधिक गिरावट देखी गई है। अगर भारत की संदर्भ हम लेते हैं तो ऊर्जा मांग में और प्रति सप्ताह दो चीज़ें, तो 30% ऊर्जा मांग में गिरावट भारत में भी देखी गई और प्रति सप्ताह कितनी 0.6% की गिरावट भारत में भी देखी गई है कोविड-19 के चलते। अगला बात कर लेते हैं इसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन 1973 में होता क्या, गल्फ कंट्री हैं तो गल्फ कंट्री में तेल संकट उत्पन्न हो जाता, तो इसी को चूंकि अनिश्चितता को दूर करने के लिए फिर इस प्रकार की कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न हो, तो इसे दूर करने के लिए 1974 में 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन किया
जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देखे जाएं तो 30 हैं और सहयोगी पार्टनर देश 8 हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत इसका यानी मेंबर तो नहीं है लेकिन पार्टनर जरूर है। भारत क्या पार्टनर है, तो पार्टनर 8 हैं, उन्हीं में से भारत भी शामिल है। और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी हम डिस्कस किए थे, आईई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए ओईसीडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसी को कहा जाता है, ओईसीडी का सदस्य बनना अनिवार्य है। पहले ओईसीडी का सदस्य बनिए, उसके बाद फिर आप आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आपको मेंबर बनाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी करंट वीडियो हमने डाले हैं पूरा कोई भी मिस मत करना, और यकीन मानिए आपका अब बहुत सारा रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो कई बार जो रिपीटेशन होगा तो आपका उतनी बार वो रिकॉल होगा और चीज़ें याद होती चली जाएंगी। अगला है आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम। तो ये 2 मंत्रालय मिलकर आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, अगला मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। तो दोनों क्षेत्र सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय और आयुष मंत्रालय मिल करके आयुष यानी जो आपका योगा है, होम्योपैथी है, या उसके बाद आपका नेचुरल आपका होम्योपैथी है इत्यादि के माध्यम से, सिद्धा है, यूनानी है, इत्यादि तरीकों जो पारंपरिक हैं और उसको सूक्ष्म स्तर पे, मध्यम स्तर पे, लघु स्तर पर यानी उसका जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनमें दोनों का क्या होगा, आपस में मिला करके योजनाओं का यानी इंटरलिंकिंग के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाएगा और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आने की भी आशा व्यक्त की गई। तो पूछा जा सकता आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, क्या केवल ये? अब यहाँ आयुष केवल लगा दोगे तब गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 मिनिस्ट्रियाँ ज्वाइंटली इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तथा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं आपका, अभी CSIR फिर चर्चा में है। तो ये क्योंकि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन या इसी को कहें EDM का विकास किया गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन CSIR के द्वारा, ये इसके बारे में पीछे वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो उसी का एक आपकी है जिससे CSIO कहा जाता, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चंडीगढ़ में स्थित है, उसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसमें किया क्या जाता, जो आवेशित कण होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उस सतह पर उसका स्प्रे किया जाता, जिससे विलयन में उपस्थित जो धनावेशित आवेशित कण होते हैं उसके माध्यम से जब ये पहुँचते हैं तो चिपक जाते हैं और ये आसपास के जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। तो ये आपका था EDM के बाद अगला जो चर्चा में था सुविमल, या इन्हीं का आपका उपनाम चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है आपका सुविमल चुन्नी गोस्वामी। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला ये पूछ लेगा इनका संबंध किससे है। तो ये आपके किससे हैं, एक फुटबॉलर हैं और आपका उल्लेखनीय है कि 1962 में 1962 में एशियाई खेल में एक गोल्ड मेडल मिला था भारत को एशियाई गेम्स में, उसकी कप्तानी यही सुविमल चुन्नी गोस्वामी ने किया था। 1963 में 1963 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार हुआ, 1983 में 1983 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अगला है आपका रोनाल्ड विवियन स्मिथ, यानी RV स्मिथ इन्हीं को कहा जाता। तो रोनाल्ड AD है, रोनाल्ड नहीं है, रोनाल्ड होगा, रोनाल्ड विवियन स्मिथ या इसी को RV स्मिथ के नाम से जाना जाता है। ये कौन थे इतिहासकार, इनकी भी डेथ हो गई। तो इनकी बुकें आपके 2 इम्पॉर्टेंट हैं। पहली है डेहली द अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी, डेहली द अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी, डेहली अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी, और दूसरी है द डेहली दैट नो वन नोज, द डेहली दैट
नो वन नोज, द डेली दैट नो वन नोज। इनकी दो बुकें आपको ध्यान रखना, डेली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी, तो द डेली दूसरी बुक है, दैट नो वन नोज। अगला हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट अस्थायी प्रतिनिधि अभी 1985 बैच के IFS यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है, जो सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, सैयद अकबरुद्दीन का ये स्थान लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्या है, जीवन अमृत योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये कोविड-19 के महामारी के इसमें कई स्टेट सरकारों के द्वारा विभिन्न योजनाएं लॉन्च की जा रही, अपने स्तर पे केंद्र व सरकार दोनों लगे हुए हैं, संलग्न है। तो उन्हीं में से जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। व्यक्तियों में इम्यूनिटी प्रतिरक्षा मजबूत रहे, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सरकार घर घर जाकर, आप देखते हो गाँव में लोग क्या यानी काली चाय पीते, उसी को काढ़ा कहा जाता, तो काढ़ा का पैकेट बंटवा रही है। तो ये जीवन अमृत योजना में घर घर जाकर सरकार काढ़ा आपको पिलाएगी। अगला त्रिपुरा सरकार के द्वारा नेबरहुड क्लासेज की शुरुआत की गई। तो ये पूछा जा सकता, नेबरहुड क्लासेज किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये नेबरहुड क्लासेज त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आपका ध्यान देने योग्य बात है कि CBC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें चूंकि इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक को कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहा जाता है, इसी को CBC के नाम से जाना जाता, और प्लस 2 अन्य इसके आयुक्त होते हैं, सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो इनमें 2 में से एक सीट खाली हुई थी, उन्हीं में से एक व्यक्ति को बनाया गया जिसका नाम सुरेश एन पटेल है। सुरेश एन पटेल की नियुक्ति इसमें की गई है। तो पूछा जा सकता सुरेश एन पटेल को हाल ही में कहाँ नियुक्त किया गया, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब आगे हम जान लेते हैं कि आखिरकार इस CBC का गठन कैसे हुआ। तो CBC का गठन 1963 में 1964 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन सिफारिश के आधार पर इसको एक कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तथा निष्पक्षता, पारदर्शिता, खुलापन इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। तब ये एक ना तो इसे स्टैट्यूटरी दर्जा नहीं दिया गया था, आगे चलकर संसद ने 2003 में एक कानून पारित किया और कानून के अंतर्गत इसे स्टैट्यूटरी या सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो वर्तमान स्थिति क्या है, CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक आपका कैसा निकाय है, तो एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला देख लेते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं उनकी यानी कितने साल के लिए, 4 साल। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 या 65, यहीं आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, 4 या 65 ना कि 6 या 65 है। यहाँ पर जो CBC के सदस्य होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इसके आपके 4 साल या 65 जो भी पहले पूरा हो उसके अनुसार पद पर पदस्थापित होते। इनके सदस्यों की नियुक्ति करते समय CBC के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। वैसे नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक कमेटी होती है, उस कमेटी में कौन कौन शामिल होते, तो कमेटी का जो गठन किया जाता, PM शामिल होते, HM शामिल होते, HM को होम मिनिस्टर, तो इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, ध्यान दीजिएगा लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो शामिल किया जाता है। तो पहले क्या होगा, एक कमेटी बनेगी जिसमें PM शामिल होंगे, प्लस HM शामिल होंगे, और प्लस अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, इन 3